हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू पार्ट ऑफ दिस कोर्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ओके क्लास, हम लोगों ने लास्ट टाइम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर डूइंग दैट जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो ये दो हमारे लॉ पढ़े थे, आज उसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उसी के बेसिस पे। ओके, द फर्स्ट एग्जांपल इज 15.9 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट and 10.6 gram of sodium carbonate were made to react. ओके, आपके पास दो सब्सटेंस हैं, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों रिएक्ट करते हैं। ओके, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और हमें क्या मिलता है उसके बाद। As a result, sodium sulfate and copper carbonate were formed. Sodium sulfate plus copper carbonate मिलता है। हमें शो करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। सो लेट्स सी 15.9, ये हमारे पास गिवन है 15.9 ग्राम and this is 10.6 gram. Next one is 14.2 gram and this one is 12.3 gram. Okay, according to law of conservation of mass, यहां पर हमारे पास रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास सेम होना चाहिए इन दोनों कंपाउंड्स का एंड इन दोनों कंपाउंड्स का ऐड करने के बाद। नाउ लेट्स सी फॉर देम that is 15.9 plus 10.6. Can you count? Can you calculate कितना आएगा ये? That is 5 1 6 2 26.5 ग्राम। और अगर मैं उसको कैलकुलेट करता हूं, so it will be 14.2 and 12.3 5 6 and 2. So here we can see the mass of the reactant is 26.5 gram and the mass of the product is 26.5 gram. That means it is following the law of conservation of mass. ये आपके मास वाला जो लॉ है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मास का, उसको फॉलो कर रहा है। ये हमारे कोई भी मास ना डिस्ट्रॉय हुआ ना ही वो बना है इस सेक्शन में। हम इस लॉ को फॉलो करते हुए इसका मास भी निकाल सकते थे अगर हमें ये ना गिवन होता तो। हाउ कि हमारे पास ये है और ये है, तो हम इसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन दोनों का मास कितना है टोटल हमारे पास 26.5 और ये कितना है 14.2। सो हम लोग इसमें से टोटल में से इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये भी आ जाता आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर द नेक्स्ट, कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट इन द रेशियो 3:8 बाय मास। मतलब कि हमारे पास ऑक्सीजन एंड कार्बन जब वो रिएक्ट करते हैं बाय मास तो कितना कैसे रिएक्ट करते हैं 3:8। कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स इन द रेशियो 3:8 बाय मास। सो अगर यानी कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। अब मैंने पूछा है कि 40 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना रिएक्शन होगी, मतलब कितना कार्बन मुझे यूज करना होगा। So let's use the unitary method. Like for 8 ग्राम के साथ आपका कितना कार्बन यूज होता है? 8 ग्राम of oxygen is used with 3 ग्राम of carbon. So यहां पे लिख सकते हैं हम लोग 8 ग्राम of oxygen reacts with 3 ग्राम of carbon. सो 1 ग्राम के साथ कितना आएगा? 1 ग्राम के साथ आएगा आपके पास 3/8 एंड 40 ग्राम के साथ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40 ग्राम के साथ कितना आएगा? मल्टीप्लाई 8 बाय 40। मैं ध्यान देता हूं 3/8 इंटू 40 ग्राम विच इज इक्वल टू 15 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे।
ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं किसके बारे में, एटम के बारे में। हमने एटम्स के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है, हमने इसके न्यूमेरिकल्स भी देखे, कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस के बेसिस पे, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बेसिस पे, जो हमारे दो लॉज थे। अब हम लोग एटम्स के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। देखिए एटम के बारे में जो हमने पढ़ा था, मान के चलिए ये एटम है, इट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। द फर्स्ट वन इज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इस एटम के सेंटर पार्ट में होते हैं, दैट इज द न्यूक्लियस। दिस इज व्हाट, द न्यूक्लियस। बाकी इस न्यूक्लियस के ऑल अराउंड रिवॉल्व करते हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, this is negatively charged, and this has no charge. This is what, neutral. ये न्यूट्रल है आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एटम के साइज के बारे में, एटॉमिक साइज। देखिए एटम का साइज बहुत 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 छोटा होता है, इतना छोटा कि हम लोग उसे नेकेड आई से तो देख नहीं सकते। इवन हम लोग उसे एक हाई लेवल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते उसे। सो हमें कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, या उसके अंदर क्या है? कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी होगी हमारे पास। यस, वी हैव अ टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी, इसका नाम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक और है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन टनलिंग, इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये दोनों ही माइक्रोस्कोप हमारे बहुत हाई लेवल के माइक्रोस्कोप्स हैं, जिनकी मैग्निफिकेशन बहुत 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 ज्यादा होती है। ये आपके टनलिंग जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ये आपके सरफेस पे रखे हुए एटम्स को शो कर सकते हैं। जैसे आप सरफेस पे कुछ रख दीजिए, जैसे स्टोन्स होते हैं, लाइक वो जैसे हिंदी में बोलते हैं कंचे, आप उसे रख दीजिए सरफेस पे, और आप साइड से एक पिक्चर लीजिए उसकी। कुछ उसी तरह से इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप सरफेस के एटम्स को शो करता है, कुछ उसी तरीके से। एक एटम का साइज बहुत छोटा होता है, जैसे हाइड्रोजन आपके पास, अगर मैं हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करूं या फिर किसी और एटम के बारे में बात करूं, तो इनका जो साइज होता है वो है -10⁻12 मीटर। एंड और भी है हमारे पास बाकी सारे। सबसे छोटा एटम जो होता है हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, जिसको हम मेजर करते हैं कैसे, उनकी रेडियस के थ्रू। जैसे ये आपके एटम जो है ना, हम इनको मान के चलते हैं कि स्फेरिकल शेप्स के होते हैं, ये स्फेरिकल शेप है, तो इसलिए हमका साइज जो है उनके रेडियस के बेसिस पे मेजर करते हैं। तो जब भी बात चलेगी, किसकी बात चलेगी, हमेशा उनकी रेडियस की बात चलती है। 10⁻⁻10, 10⁻11, 10⁻12, कुछ इस तरह से बातें चलती हैं आपकी। ओके, इवन हमारी इतनी छोटी होती है कि 1 सेंटीमीटर में अगर आप रखना चाहें, 1 सेंटीमीटर में आप लाइन टू लाइन लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हाइड्रोजन एटम्स हो, तो आप 1 सेंटीमीटर में अबाउट 10 करोड़ हाइड्रोजन के एटम्स रख सकते हैं, जस्ट इन अ सिंगल सेंटीमीटर। 10 करोड़ ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इतनी छोटे होते हैं हमारे क्या, एटम्स। चलिए अब बात करेंगे हम किसकी, एटॉमिक सिंबल्स के बारे में। एटॉमिक सिंबल। ओके, हम लोग कौन से सिंबल यूज करते हैं एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए? देखिए सिंबल्स हम हमेशा हमारे कन्वीनियंट रहते हैं। जैसे हम लोग करेंसी के लिए यूज करते हैं क्या, कि डॉलर, हमारे पास डॉलर्स हैं, रुपीज हैं, ये सब। जैसे आप लोग ये देखते हो, आपके माइंड में क्या जाता है, इट इज व्हाट, रुपीज। ये देखते हो क्या जाता है, डॉलर। वैसे ही हमारे पास एटम्स के लिए भी क्या है, सिंबल्स प्रेजेंट हैं। बहुत पुराने टाइम पे, जैसे जब डाल्टन की थ्योरी आई थी, तब डाल्टन ने एटम्स के लिए क्या था, अपने कुछ सिंबल्स दिए थे। जैसे ऑक्सीजन के लिए दिया था ये, और फिर आपके पास था गोल्ड के लिए कुछ इस तरह से दिया था उन्होंने जी, सिल्वर के लिए ऐसे, लेड के लिए एल। ये पहले के जमाने में बहुत मुश्किल तरीका था याद करने का। सोचिए ना, आज के जमाने में अगर किसी को ये लिखा मिले तो उसे याद होगा नहीं।
अब नहीं होगा। अब क्या है कि हमारे पास एटॉमिक सिंबल यूज करने निकालने के लिए ये बहुत साल लगे इस चीज को फाइनलाइज करने के लिए कि जो एटम उसका नाम है उसी का एब्रिविएशन ले लेते हैं, इनके फर्स्ट लेटर ले लेते हैं उसी की। जैसे फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर लिया दैट इज कैपिटल एच। फिर लिया आपके पास कार्बन, कार्बन का सी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ओ, उनके फर्स्ट लेटर लेते चले गए यहाँ पे। पर जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते गए, क्योंकि नंबर ऑफ एटम बहुत सारे हमारे पास, लाइक 118 डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं हमारे पास अभी फिलहाल। जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते गए तो उनके नेम रखने में उनको दिक्कत आने लगी, क्योंकि उनके नेम जो थे उनके नीचे लेटर जो सेम था। तो हमने क्या करा, उसकी स्टार्टिंग के 2 लेटर ले लिए। फॉर एग्जाम्पल बेरियम, Ba, कैल्शियम, Cn, क्लोरीन दैट इज Cl। फिर ये नेम्स भी हमारे पास खत्म होने लगे, तो फिर हम कहां से लिए, फिर हमने उनकी लैटिन नेम से, यानी कि इन्हीं एटम्स को लैटिन लैंग्वेज में कुछ और कहा जाता है, जो कहते हैं हमने उसी के इनिशियल्स ले लिए हमने। जैसे कॉपर, कॉपर को वहां पे कहते हैं कपरम, सो हमने क्या दिया उसका Cu। गोल्ड, जिसको हम बोलते हैं ओरम, फिर हमने दिया उसका Au। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी रिप्रेजेंट एन एटम थ्रू इट्स सिंबल, द फर्स्ट लेटर of the symbol is always capital and the second one is always small। अगर सिंगल लेटर है तो वो हमेशा कैपिटल होगा, अगर 2 लेटर्स हैं तो फर्स्ट कैपिटल होगा, सेकंड वाला स्मॉल होगा, इट इज फिक्स्ड। सिल्वर, इसका नाम होता है अर्जेंटम आपका Ag, एंड मेनी मोर। कुछ हमने साइंटिस्ट के नेम्स पे रखे, कुछ हमने कंट्रीज के नेम पे रखे। तो कुछ इस तरह से आपके क्या आते गए, आपके पास एटॉमिक सिंबल्स आते गए, और आज हमारे पास ढेरों सिंबल्स हैं। आज हमारे पास 118 डिफरेंट काइंड के एटम्स हैं और उनके डिफरेंट काइंड्स के सिंबल्स हैं। हर एक सिंबल को डिनोट करता है। अब एक सिंबल क्या करता है, एक सिंबल डिनोट करता है वन पर्टिकुलर एटम। अ सिंबल रिप्रेजेंट वन पर्टिकुलर एटम। जैसे हाइड्रोजन, यहां पे अगर H लिखा हुआ तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन। सेकेंड पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ये उस टाइप के एलिमेंट का वन एटम रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने लिखा सिंपली H लिखा, तो यहां पे H लिखने का मतलब क्या है कि ये वन एटम ऑफ हाइड्रोजन है, इट इज वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वन एटॉमिक मास यूनिट ऑफ दैट एटम। उस एटम की वन मास को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यहां पे अगर मैंने लिखा हुआ है H, तो इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, ये वन एटम ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड, हाइड्रोजन के वन मास को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर मतलब कि वन, इसका मास कितना है यहां पर, वन। सिंपल, वन एटम वन मास। ओके स्टूडेंट्स, ये बात थी हमारे पास किसकी सारी की सारी, एटम्स एंड एटॉमिक सिंबल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एक मॉलिक्यूल के बारे में। अब ये मॉलिक्यूल क्या चीज होती है, देखिए जब आपके एटम्स और एटम्स कंबाइन होते हैं, सो दे फॉर्म व्हाट, मॉलिक्यूल। व्हेन वन एटम A combines with another atom A, it forms a molecule। For better representation, I am using here just atom plus atom. It forms a molecule। यानी कि एटम जो होते हैं वो सबसे छोटी यूनिट होती है किसकी, मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स की, एलिमेंट्स की, जो भी हम पढ़ेंगे। ओके, एटम्स क्या हमें ऐसे ही मिल जाते हैं एनवायरमेंट में? नहीं, हमें एटम्स ऐसे ही फ्रीली नहीं मिलते।
हमें वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, मॉलिक्यूलर स्टेट में मिलते हैं या फिर आयनिक स्टेट में मिलते हैं, आयंस की स्टेट में, जिसको अभी हम पढ़ेंगे आगे, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस की स्टेट में। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऐसे आपके एटम्स होते हैं जो आपके फ्री स्टेट में मिलते हैं, जिन्हें हम नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ वो मेटल्स या फिर वो एटम्स जो आपके नॉन रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वे ही हमें एनवायरमेंट में, नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं। फ्री स्टेट का मतलब एटॉमिक फॉर्म में। बाकी सभी के सभी हमें या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलते हैं या फिर आयंस की फॉर्म में मिलते हैं। चलिए, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म व्हाट, अ मॉलिक्यूल। अब नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, द फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री एंड द सेकंड वन इज कंपाउंड। ओके, द फर्स्ट वन, जब हमारे पास सेम काइंड के एटम्स कंबाइन होते हैं, two atoms of same kind, two or more atoms of same kind combines to form an element. Second, when two or more atoms of different kind, so they form, combines to form compound, वो compound बनाते हैं। For example, hydrogen plus hydrogen gives out H2, that is hydrogen gas। तो यहां पर ये क्या है, एक एलिमेंट्री फॉर्म में है। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2, दिस इज अगेन व्हाट, एन एलिमेंट्री एलिमेंट। ओके, आपके पास और भी है इसके एग्जांपल, जैसे नाइट्रोजन हो गया आपके पास, क्लोरीन गैस हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, Cl2 एंड मेनी मोर गैसेस। Now let's talk about the compound. Hydrogen and oxygen, दो different kind के atoms हैं, combines to form compound named H2O, water. Okay, अभी कंफ्यूज मत होना कि सर हमने यहाँ पे 1 लिया था, यहाँ पे 2 आ गया है। इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, ये फॉर्मूले मेकिंग क्या होती है, क्या नहीं होती है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि दो डिफरेंट काइंड के एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, वन मोर एग्जांपल C and O, carbon and oxygen combines to form carbon dioxide, CO2। मैं अगर बात करूं एक एलिमेंट की, कैन यू गेस हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन दिस फॉर्मूला? इस फॉर्मूले में कितने एटम्स हैं? सो एज आई कैन सी हियर, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल आर 2। 2 लिखा हुआ है तो 2 है, और यहां पे भी कितने एटम्स हैं, 2। एंड हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल? इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? लेट्स काउंट, 2 फॉर हाइड्रोजन, 1 फॉर ऑक्सीजन। अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब उसका 1 लिखा हुआ है, दैट इज 3। सीओडी की बात करते हैं, 1 फॉर कार्बन, 2 फॉर ऑक्सीजन, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ओके, इसी चीज को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। व्हाट वी कॉल इट, एटॉमी। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल आर नोन एज, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। सो अगर यहां पे देखता हूं तो इनकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2 2 2 2। यहां पर इन दोनों की एटॉमिसिटी कितनी है, 3 एंड 3। एक और कंपाउंड लेके चलते हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म HCl, और यहां पर इनकी एटॉमिसिटी कितनी है, 1 एंड 1, दैट इज 2 एंड मेनी मोर। एटॉमिसिटी की बेसिस पे मॉलिक्यूल को क्लासिफाई भी कर सकता हूं, लाइक मोनो एटॉमिक। मोनो मींस 1, यानी कि जो वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम है। अब वो कौन से हो सकते हैं आपके, जैसे जितनी आपकी नोबल गैसेस हैं वो सारी की सारी, जैसे आपके पास नियॉन, आर्गन, या फिर गोल्ड, सिल्वर। देखिए गोल्ड एंड सिल्वर भी क्या होते हैं आपके पास, ये मेटल्स हैं बट नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये रिएक्टिव नहीं करते, तो नेचर में हमें फ्री स्टेट में जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास डाइएटॉमिक। डाइएटॉमिक यानी कि जिस मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हों,
जैसे आपके पास दिस वन डायटोमिक, डायटोमिक, डाई, डाई, दिस इज ऑल्सो डायटोमिक, but it is what compound, when it is what elementary, it is elementary diatomic, it is compound diatomic. Next triatomic, it is triatomic और ये कंपाउंड है। अगर मैं ट्राइएटॉमिक एलिमेंट्री की बात करता हूं तो एग्जांपल में ले सकता हूं उसमें ऑक्सीजन नहीं, ओजोन, जिसका फॉर्मूला होता है O3। फिर और मैनी मोर आते हैं, फिर हम उसे बोल देते हैं पॉलीएटॉमिक बोलते हैं सिंपली, ज्यादा आगे जाते ही नहीं, हम उसे पॉली मतलब मैनी। ओके, मैनी एटॉमिक, बहुत सारे एटम्स आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे एलिमेंट में लिखता हूं P4 है, S8 है, सल्फर, जैसे सल्फर के कितने होते हैं 8 आते हैं इसमें। बाकी फिर आपके पास जैसे अगर मैं कंपाउंड्स की फॉर्म में लिखता हूं, सो एक फेमस आपके पास C2H5OH, इट इज नोन एज इथेनॉल। एक और है ग्लूकोज, ग्लूकोज का देखते हैं C6H12O6, यहाँ पे 18 एटम्स हैं, 18 6 12 6 18 एटम्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे किसके बारे में, एटॉमिसिटी के बारे में और थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स के बारे में। बाकी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।